डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। आखिरकार राहुल वर्मा की लैम्बोर्गिनी डोंगलाई पहाड़ी हाईवे के उस तीखे मोड़ के सामने पहुंच गई। हवा में धूल उड़ रही थी और इंजन की गर्जना चारों ओर गूंज रही थी। उस पल राहुल ने हरकत की। उसने स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ा। एक शानदार फ्लिक के साथ गाड़ी ने 90 डिग्री के तीखे मोड़ को पार कर लिया, मगर लैम्बोर्गिनी की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। इस तेजी ने उसे पोर्श 918 को पीछे छोड़ दिया, जो अभी अभी मोड़ से बाहर निकली थी और तीसरे स्थान पर थी। संगीता सक्सेना, जो को पायलट सीट पर बैठी थी, हैंडल को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी हथेलियां पसीने से चिपचिपी हो गई थीं। वह फिर से बोली, राहुल, राहुल, सुरक्षा का ध्यान रखना, ये पहाड़ी सड़क है। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया, मगर उसने एक्सीलेटर पर और जोर दिया। रफ्तार फिर से आसमान छूने लगी। ये देखकर संगीता का मुंह खुला रह गया, मगर वह अब कुछ नहीं बोली। उसे डर था कि और कुछ कहने से खतरा बढ़ सकता है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़क रहा था। पहाड़ी के नीचे अमीरजादों की भीड़ स्क्रीन पर नजरें गड़ाए थी। अचानक चीखें गूंज उठीं। अरे वाह, ये ड्रिफ्ट तो कमाल है। क्या ये बड़ा खिलाड़ी पेशेवर रेसर है? बहुत शानदार, काश मेरे पास इसकी आधी स्किल होती। उस वक्त सूरज गुप्ता की मैक्लारेन P1 और ललित यादव की मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी लगभग बराबरी पर थीं। सूरज ने कोने की नज़र से ललित को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगले मोड़ पर मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा। थोड़ी देर में तुझे धूल चटाऊंगा। ललित ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। धम्म, तभी दोनों ने पीछे से एक जंगली जानवर की गर्ज सुनाई दी। वे अपने शकल की हर गाड़ी और ड्राइवर को जानते थे। उनके हिसाब से वे बाकियों को बहुत पीछे छोड़ चुके थे, कोई नहीं पकड़ सकता था। दोनों ने शक के साथ रियरव्यू मिरर में देखा। अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। लैम्बोर्गिनी, वह राहुल वर्मा था। ललित को सबसे ज्यादा झटका लगा। वह लैम्बोर्गिनी का जानकार था। उसे मॉडिफाइड और ओरिजिनल मॉडल के परफॉर्मेंस का अंतर पता था। फिर भी राहुल उनके पीछे कैसे पहुंच गया? उसने ये कैसे किया? हैरानी और उलझन के बावजूद ललित और सूरज की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। उल्टा वे और तेज हो गए। पहले सिर्फ 2 की टक्कर थी, मगर अब एक तीसरा खिलाड़ी आ गया था। राहुल की मौजूदगी ने उन पर अदृश्य दबाव डाल दिया। लैम्बोर्गिनी की को पायलट सीट पर बैठी संगीता ने आगे की 2 गाड़ियां देखीं। उसके दिल में खुशी की एक हल्की लहर उठी। शुरू में उसे जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर अब उसे एक किरण दिखी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह बहुत जल्दी खुश हो गई थी। धम्म, लैम्बोर्गिनी ने जंगली गर्जना की। 260 मील, 265 मील, रफ्तार फिर बढ़ गई। संगीता ने जल्दी से कहा, राहुल, 1 किलोमीटर आगे भी आकार का तीखा मोड़ है। धम्म, लैम्बोर्गिनी फिर गरजी। 270 मील, रफ्तार बढ़ती रही। क्या उसे समझ नहीं आया? 1 किलोमीटर आगे भी आकार का मोड़ था और आगे मैक्लारेन P1 और मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी थी। क्या उसे अब धीमा नहीं करना चाहिए था? फिर तेजी क्यों बढ़ा रहा था? मैक्लारेन P1 चला रहे सूरज और मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी में ललित को डोंगलाई पहाड़ी हाईवे का रास्ता अच्छे से पता था। वे जानते थे कि आगे भी आकार का मोड़ है। दोनों ने पहले से धीमा करने की योजना बनाई थी, मगर जब उन्होंने रियरव्यू मिरर में राहुल की लैम्बोर्गिनी को करीब आते देखा तो उनके चेहरे बदल गए। अगर अभी धीमा किया तो राहुल उन्हें पीछे छोड़ देगा, इसलिए दोनों ने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया। मोड़ बहुत करीब आने तक वे रुके और फिर धीरे से ब्रेक दबाया। उन्हें पता था कि धीमा न करने का मतलब खतरा था। रेस जरूरी थी, मगर उनकी जान उससे भी ज्यादा। मगर राहुल बिल्कुल अलग था। वह हमेशा तेज रफ्तार से चल रहा था और धीमा करने का कोई इरादा नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे चट्टान की ओर बढ़ रहा हो। संगीता पूरी तरह घबरा गई। वह चिल्लाई, राहुल, धीमा कर। धम्म, 275 मील, 280 मील, लैम्बोर्गिनी की रफ्तार फिर बढ़ गई। राहुल ने जैसे संगीता की बात सुनी ही नहीं। उसकी चमकती काली आंखें सड़क पर टिकी थीं। डिंग, पूर्ण एकाग्रता शुरू, प्रेरणा की चमक सक्रिय। राहुल ड्राइविंग में पूरी तरह डूब गया था। पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण शांति, बाहर की हर चीज उससे बेगानी थी। उसके दिल में सिर्फ एक विचार था, तेज और तेज, सबसे तेज। आखिरकार उसकी लैम्बोर्गिनी वी आकार के मोड़ के सामने पहुंची। उस वक्त मैक्लारेन P1 और मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी कंधे से कंधा मिलाकर मोड़ में घुसी और आगे थीं। डोंगलाई पहाड़ी हाईवे की सड़क बहुत पतली थी। ऐसे में वी आकार के मोड़ पर ओवरटेक करना असंभव था। संगीता के सामने 2 रास्ते थे। पहला, राहुल ब्रेक लगाएगा, जगह पर 720 डिग्री घूमेगा और रुकने की कोशिश करेगा। दूसरा, वह आगे की मैक्लारेन P1 और लैम्बोर्गिनी से टकराएगा, जिससे भयानक हादसा होगा।
राहुल ने ब्रेक नहीं लगाया। साफ था कि उसने दूसरा रास्ता चुना। संगीता का चेहरा सफेद पड़ गया, ठंडा पसीना बहने लगा और उसका दिल गले तक आ गया। उसने पूरी ताकत से हैंडल पकड़ा, बोलने की हिम्मत भी नहीं बची। ये पागल हो गया है क्या? सूरज ने हैरानी से चिल्लाया, उसके माथे पर पसीना छलक आया। अरे नहीं, ललित ने डर से चीखा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आखिरकार राहुल की लैम्बोर्गिनी ने शानदार फ्लिक के साथ मोड़ में प्रवेश किया। बाईं ओर उसकी गाड़ी लगभग मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी से सटी थी। ललित, जो उसमें बैठा था, राहुल और संगीता को साफ देख सकता था। संगीता ने रियरव्यू मिरर में देखा, रेलिंग से 1 सेंटीमीटर की दूरी और टायर आधे हवा में लटके थे। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। अगला सेकंड, शायद अगले ही सेकंड में वह, राहुल और शायद ललित व सूरज भी खत्म हो जाएंगे। धम्म, तभी राहुल ने फिर तेजी बढ़ाई। उसकी लैम्बोर्गिनी जंगल के राजा सी गरजी और सबसे पहले वी आकार के मोड़ से बाहर निकल गई। फिर जैसे दुनिया पर हुकूमत करते हुए वह आगे बढ़ गई। पीछे मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन P1 उसे पकड़ना चाहते थे, मगर मौका हाथ से निकल चुका था। पहाड़ी के नीचे, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह! कोई मुझे बता सकता है कि अभी क्या हुआ? मुझे लगा अब टकरा जाएगी। डर से जान निकल गई। पेशेवर रेसर नहीं, ये तकनीक तो पेशेवर रेसर भी नहीं दिखा सकते। अमीरजादे हैरान रह गए। वे उत्तेजना से चिल्ला रहे थे और उछल रहे थे। वीडियो की तस्वीरें इतनी रोमांचक और अविश्वसनीय थीं। सभी गाड़ियों को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंचने के बाद भी राहुल वर्मा ने रफ्तार कम नहीं की। उसकी लैम्बोर्गिनी अंधेरे में ड्रिफ्ट करती और बेतहाशा दौड़ती रही। पहाड़ी सड़क पर उसकी गाड़ी एक आज़ाद घोड़े सी सरपट भाग रही थी, जैसे उसे कोई रोक न सके। आखिरकार वह विजेता की मुद्रा में पहाड़ी के नीचे खड़े अमीरजादों के सामने रुकी, जो उसका स्वागत करने के लिए कतार में थे। खट, राहुल ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी शांत चाल में एक आत्मविश्वास था जो भीड़ को चुप कर गया। अमीरजादे फौरन उसके चारों ओर जमा हो गए। फैन भाई, तुम्हारी तकनीक तो गजब है। वो ड्रिफ्टिंग देखकर मैं तो भौचक्का रह गया। फैन भाई, क्या तुम पेशेवर रेसर हो? कितने चैंपियनशिप जीते हैं? कार का देवता, फैन भाई, तुम वो लेजेंडरी कार गॉड हो। राहुल उनकी उत्तेजना देखकर हल्के से हंसा। मैं कोई पेशेवर रेसर नहीं हूँ, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। संगीता सक्सेना का सहपाठी। फिर उसने पास खड़ी संगीता की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी पीला था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। संगीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ ठीक हूँ। जब राहुल ने तीखे मोड़ों के सामने तेजी बढ़ाई थी, संगीता सचमुच डर गई थी। उसकी पोशाक पसीने से भीग गई थी, मगर उसी वक्त उसे रोमांच का एक अनोखा एहसास हुआ था। उसके एड्रेनालाइन का स्तर आसमान छू रहा था। अब जब राहुल ने उन मोड़ों को पार कर चरम रफ्तार से पहला स्थान हासिल किया, तो संगीता के दिल में एक अजीब खुशी और उत्तेजना भर गई। उसके दिमाग में राहुल का ड्राइविंग करते वक्त का केंद्रित चेहरा बार बार घूम रहा था और उसकी धड़कनें फिर तेज हो गईं। धम्म धम्म गर्जन के साथ ललित यादव की मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी, सूरज गुप्ता की मैक्लारेन P1, पॉश 918 और बाकी गाड़ियां एक एक कर पहाड़ी के नीचे पहुंची। ललित सबसे पहले राहुल के पास आया। उसने अंगूठा दिखाया और दिल से बोला, कमाल है राहुल भाई, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स अविश्वसनीय हैं। पहले तुमने कहा था कि आज मुझसे मुकाबला कर सकते हो। कितने विनम्र थे। ये कहाँ मुकाबला था, ये तो मुझे कुचलना था। सच बताऊं, जब वी आकार के मोड़ पर मैंने तुम्हें इतनी तेजी से आते देखा तो लगा कि अब मर गए। अरे, मैं तो डर से कांप गया था। ये कहते हुए ललित का शरीर फिर से कांप उठा। उसकी आंखों में अभी भी वह डर झलक रहा था। सूरज गुप्ता गंभीर स्वर में बोला, तुम सबसे बेहतरीन ड्राइवर हो जिसे मैंने देखा है। आपने तारीफ कर दी, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। ललित बोला, ये तारीफ नहीं, हकीकत है। फिर उसने अपनी लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली और कहा, ये गाड़ी तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि ये तुम्हारे पास सही रहेगी। सूरज ने भी मैक्लारेन P1 की चाबी निकाली। साफ था कि वे दांव का वादा पूरा करना चाहते थे। राहुल ने हाथ हिलाया और बोला, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। राहुल भाई, ऐसे मजा नहीं। हमने रेस से पहले कहा था, अब गाड़ी नहीं लोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि हम हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। ललित ने नकली गंभीर चेहरा बनाकर कहा। सूरज बोला, दांव का दांव है। राहुल ने कहा, गलत मत समझो, मैं अभी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। इतनी गाड़ियां ले लूंगा तो रखने की जगह की दिक्कत होगी। ये सच था। आमतौर पर हर स्टूडेंट स्कूल में एक गाड़ी पार्क कर सकता था। 2 दिन पहले जब 4 एस्टो ने मर्सिडीज बेंज G500 डिलीवर की थी, राहुल ने कॉलेज डीन हु चंद्र को फोन कर इजाजत ली थी। 2 और गाड़ियां लेना सच में परेशानी बन जाता। थोड़ा रुककर राहुल बोला, अगर दांव पूरा करना ही है तो मेरे लिए सदी पुराना जिनसिंग और सदी पुराना गनोडरमा ढूंढने में मदद करो। अगर इनका पता चले तो मुझे बताओ, मैं आभारी रहूंगा। गाड़ियों की मुझे सच में जरूरत नहीं। उसका स्वर बेहद गंभीर हो गया।
ये सुनकर दोनों ने ज्यादा जोर नहीं दिया। ललित ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है राहुल भाई, चिंता मत करो, मैं यादव मेडिसिन से कहूंगा कि पूरी कोशिश करें सदी पुराना जिनसिंग और गनोडर्मा ढूंढने की। सूरज बोला, हमारी गुप्ता मेडिसिन भी जल्द से जल्द इनका पता लगाएगी। दोनों ने ये कहकर चुपके से राहत की सांस ली। अगर राहुल उनकी सुपरकार ले लेता तो वे कुछ नहीं कहते, मगर दिल में थोड़ा दर्द जरूर होता। 1.4 करोड़ की गाड़ियां थीं। अब सिर्फ दवाइयां ढूंढने में मदद करनी थी, उनके लिए ये छोटी बात थी। राहुल खुशी से बोला, तो फिर आप दोनों का शुक्रिया। सदी पुराना जिनसिंग और गनोडर्मा उसे मेडिकल वाटर खरीदने की इजाज़त दे सकते थे। ये वह चीज़ थी जिसे वह हर हाल में चाहता था। राहुल को 2.8 करोड़ की 2 सुपरकारें ठुकराते देख भीड़ में मौजूद लोग हैरान रह गए। उसने पलक झपकते बिना मना कर दिया। अचानक उन्हें लगा कि राहुल और रहस्यमयी हो गया। क्या राहुल ने ललित और सूरज को नाराज करने के डर से गाड़ियां नहीं लीं? यह उनके दिमाग में भी नहीं आया। संगीता सक्सेना के इतने करीब चलने वाला इंसान किसी से डरेगा? क्या मजाक था। फिर राहुल ने ललित, सूरज और बाकियों से थोड़ी देर बात की और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। सबके अलविदा कहने के साथ वह संगीता को लेकर जयपुर यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ गया। अब न जल्दी थी न रेस। राहुल ने लैम्बोर्गिनी को आराम से चलाया। उसकी गाड़ी सुपरकार कम साधारण गाड़ी सी लग रही थी। शांत और सुकून भरी ड्राइविंग। सज्जन और शालीन वह ऐसा ही था। संगीता हल्के से हंसी और बोली, सच में यकीन नहीं होता कि तुम वही पागल हो जो डोंबिलाई पहाड़ी हाईवे पर जान जोखिम में डालकर रेस करता था। राहुल ने नाक छुई और बोला, जान जोखिम में डालने वाला? मुझे अपनी जान की बहुत कद्र है। 280 मील की रफ्तार से वी आकार का मोड़ पार किया और कहते हो कद्र है। संगीता को लगा कि कद्र की परिभाषा में कुछ गलतफहमी थी। उस पल को याद करते ही उसकी धड़कनें फिर तेज हो गईं। राहुल ने पूछा, वैसे तुम जैसे लोग गणित क्यों पढ़ते हो? तो मेरे जैसे लोग क्या पढ़ें? संगीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल ने सोचा और बोला, मैनेजमेंट, फाइनेंस। संगीता बोली, शायद मुझे गणित ज्यादा मजेदार लगता है, मैं इसमें अच्छी हूँ। वैसे सब एक जैसा है। स्कूल में किताबों से थोड़ा बहुत सीखते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 2 कंपनियां खोल लो, सब समझ आ जाता है। ग्रेजुएशन के बाद 2 कंपनियां खोल लो, ये इंसानी बात थी। मगर राहुल समझ गया कि संगीता न डींग मार रही थी न बड़ी बात कह रही थी। उसके लिए 2 कंपनियां खोलना सच में छोटी बात थी। थोड़ा रुककर संगीता बोली, वैसे तुम्हारे मुकाबले मेरा गणित बहुत पीछे है। उसे 2 दिन पहले राहुल और स्वीटी शर्मा की पोडियम पर चर्चा याद आ गई। जयपुर यूनिवर्सिटी, लड़कियों का हॉस्टल, कमरा 502। जुड़वां बहनें राहुल की व्हाट्सएप चैट को देख रही थीं। उनके डायलॉग में अभी भी लंबा मैसेज भेजा नहीं गया था। उनकी नन्ही उंगलियां टेक्स्ट के नीचे कुछ और लिखने लगीं। रानी, नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आज चांद बहुत गोल है, देखा? आज आप बास्केटबॉल नहीं खेले, कल जाएंगे ना? आज रात आसमान में ढेर सारे सितारे हैं, कल मौसम अच्छा होगा, क्या आप बास्केटबॉल खेलेंगे? नीला, नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आज चांद बहुत गोल है, देखा? आज आप बास्केटबॉल नहीं खेले, कल जाएंगे ना? आज रात आसमान में ढेर सारे सितारे हैं, कल मौसम अच्छा होगा, क्या आप बास्केटबॉल खेलेंगे? अगले दिन सुबह का आसमान साफ था। हल्की हवा पेड़ों को छूकर गुजर रही थी और सूरज की किरणें जयपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम 104 में हल्की गर्माहट बिखेर रही थीं। मोहन शर्मा हमेशा की तरह सबसे पहले जागा। उसने बेड से उठते ही अपने रूममेट्स को पुकारा, राहुल, राजेश, अमित, उठो। सुबह की क्लास गणित की थी, जिसे एक बुजुर्ग प्रोफेसर पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाने की शैली पुरानी और उबाऊ थी, मानो कोई किताब सीधे पढ़ रहा हो। राहुल वर्मा ने टेबल पर सिर टिका लिया। प्रोफेसर की आवाज़ उसके लिए लोरी सी बन गई और वह गहरी नींद में डूब गया। उसे लगा कि क्लास में टेबल पर सोना हॉस्टल या प्रेसिडेंशियल स्वीट से भी ज्यादा आरामदायक था, मीठा और गहरा। शायद स्कूल जाने का यही एक फ़ायदा था। दोपहर में कैंटीन में खाते वक्त राहुल का फ़ोन हल्के से हिला। 12 बजे। लाल लिफाफा स्क्रीन पर चमक उठा। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 3000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको विशेषज्ञ स्तर की सुलेखन कला मिली। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको कौशल स्तर उन्नति कार्ड मिला। आज के लिफाफों से राहुल को कुल 50,000 रुपये से ज्यादा मिले। मगर उसकी नज़र पैसे पर नहीं टिकी। वह सीधे विशेषज्ञ स्तर की सुलेखन कला और कौशल स्तर उन्नति कार्ड पर गया। विशेषज्ञ स्तर की सुलेखन कला, सुंदर लेखन की क्षमता जो आकर्षण में 4 चांद लगा सकती है। पहले राहुल ने अच्छा लिखने के लिए खूब मेहनत की थी, मगर नतीजा संतोषजनक नहीं था। अब विशेषज्ञ स्तर की सुलेखन कला आसानी से मिल गई थी, वह खुश था। कौशल स्तर उन्नति कार्ड, किसी एक कौशल का स्तर बढ़ा सकते हैं।
गहरे कौशलों में महारत हासिल करना रोमांचक है। एक कौशल का स्तर बढ़ाना। राहुल की आंखें हल्के से चमकीं। कौशल, पेशेवर कार ड्राइविंग कौशल, आकर्षण प्रभाव 5% संभावना से पहली नजर में प्यार, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराब का सज्जन, पूर्ण एकाग्रता, 5% संभावना से प्रेरणा की चमक, प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव, सच्ची नजर, पेशेवर बास्केटबॉल कौशल, पेशेवर पियानो प्रदर्शन, विशेषज्ञ स्तर की सुलेखन कला। राहुल ने थोड़ा सोचा मगर तुरंत कुछ अपग्रेड नहीं किया। उसके सारे कौशल पहले से शानदार थे। अगर सभी को अपग्रेड कर सकता तो वह बहुत खुश होता, मगर सिर्फ एक चुनना था, इसके लिए सोच विचार जरूरी था। तभी पास बैठे अमित सिंह ने कहा, फैन भाई, मेरे कुछ दोस्त दोपहर में बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, साथ में खेलने चलोगे? राहुल ने सुबह अच्छी नींद ली थी, बास्केटबॉल खेलना ठीक लगा। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है। अमित के चेहरे पर खुशी चमक उठी। लंच के बाद राहुल और अमित बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचे। वहां लंबा काला लड़का और 3 अनजान लड़के जर्सी में पहले से मौजूद थे। काले ने राहुल को देखते ही दौड़कर पास आया। उसके बड़े सफेद दांत चमक रहे थे। वह खुशी से बोला, फैन भाई, तुम भी बास्केटबॉल खेलने आए? ये कहकर वह राहुल को भालू सा गले लगाने को हुआ, मगर राहुल ने उसके पसीने से सने शरीर को देखा और सतर्कता से एक कदम पीछे हट गया। बास्केटबॉल खेलने और थोड़ा व्यायाम करने आया हूँ, उसने कहा। काले को बुरा नहीं लगा। वह हंसते हुए बोला, व्यायाम अच्छा है, जिंदगी व्यायाम में है। फिर उसने जर्सी पहने 3 लड़कों की ओर इशारा किया और कहा, ये स्कूल बास्केटबॉल टीम के हैं। फिर वह चिल्लाया, मैं, फैन भाई और अमित एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। टीम रैंडम नहीं करेंगे, सीधे 3 बनाम 3 खेलते हैं। जर्सी वाले तीनों हैरान रह गए। नंबर 4 जर्सी में लंबा लड़का बोला, पक्का। वे स्कूल टीम के थे, कॉलेज बास्केटबॉल लीग में भी खेल चुके थे। अमित और काले की स्किल्स उनके लिए औसत थीं। ऐसे में 3 बनाम 3 खेलना, ये तो हार मानने जैसा था। काला बोला, बिल्कुल पक्का, जल्दी शुरू करो, अमित और राहुल की दोपहर में क्लास है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से सिर हिलाया। अगर सामने वाले हार मान रहे थे तो उनकी मर्जी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। स्ट्रीट बॉल शुरू हुआ। काला और अमित को जब भी मौका मिलता वे बॉल राहुल को पास कर देते। राहुल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। ड्रिबलिंग, नकली चालें, जंप शॉट्स, 3 कदम लेअप, हर चीज में माहिर। उसे रोकने के लिए टीम ने 2 लोगों को लगाया, मगर कोई फायदा नहीं। राहुल हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेता और स्कोर कर देता। बास्केटबॉल सच में शारीरिक खेल था। थोड़ी देर में सब पसीने से तर हो गए। कुछ लोग हाँफते हुए रुक गए। तभी बास्केट के नीचे 2 खूबसूरत छायाएं मुस्कुराती हुई आई, लाल और नीली पोशाक वाली जुड़वा बहनें। दोनों के हाथों में पल्स की बोतलें थीं और वे उम्मीद भरी नजरों से राहुल को देख रही थीं। राहुल चौंका और बोला, मेरे लिए। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। राहुल ने संकोच नहीं किया। उसने एक बोतल खोली और बड़ा घूंट लिया। थोड़ा सोचा, फिर दूसरी बोतल खोली और उसका भी एक घूंट लिया। जुड़वा बहनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान खिल गई। उनके छोटे चावल से टाइगर टूथ झलके जो बहुत प्यारे लग रहे थे। राहुल ने सच्ची नजर से उन्हें देखा। नीली पोशाक वाली, चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 99। लाल पोशाक वाली, चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 99। उनका व्हाट्सएप जोड़ने के बाद राहुल ने कभी मैसेज नहीं भेजा था, न ही बहनों ने उसे कुछ लिखा था। उसे लगा था कि पसंद की रेटिंग धीरे धीरे कम होगी, मगर अभी भी 99। ये क्या माजरा था। कोर्ट पर लौटते ही काला पास आया और हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, ये जुड़वा बहनें इन दिनों पल्स लेकर बास्केटबॉल कोर्ट पर डटी रहती हैं। तो ये फैन भाई का इंतजार कर रही थीं। फैन भाई जैसा होना चाहिए, गजब। ये कहकर उसने चुपके से अंगूठा दिखाया। राहुल चौंका। जुड़वा बहनें इन दिनों पल्स लेकर उसका इंतजार कर रही थीं। उसके पास तो उनका व्हाट्सएप था। अगर मिलना चाहती थी तो मैसेज क्यों नहीं भेजा। तभी दूर से अमित चिल्लाया, राहुल बॉल पकड़। स्ट्रीट बॉल फिर शुरू हुआ। राहुल अमित की टीम का मुख्य खिलाड़ी था। लगातार दौड़ता, ड्रिबल करता, लेअप करता। आम इंसान भले ही राहुल जितनी बास्केटबॉल स्किल्स रखता अब तक थक जाता, मगर राहुल पर कोई असर नहीं था। समय बीतने के साथ वह और केंद्रित हो गया। उसकी स्किल्स और निखरती गईं। बास्केटबॉल टीम का हाल उल्टा था। राहुल को रोकने में उनकी ताकत खत्म होती गई। एक बढ़ता गया, दूसरा घटता गया। नतीजा साफ था। लगभग 2 घंटे के खेल में बास्केटबॉल टीम ने सिर्फ 8 गोल किए। राहुल की टीम ने 33। हत्यारा खेल पूरी तरह कुचल दिया। पहली बार टीम के तीनों खिलाड़ियों को हताशा महसूस हुई। बास्केटबॉल टीम के 3 सदस्यों की हताशा के मुकाबले अमित सिंह और लंबा काला लड़का के चेहरों पर मुस्कान खिली थी। पहले वे भी टीम के साथ खेल चुके थे और हर बार बुरी तरह हारे थे, मगर आज उन्हें कुचलने का रोमांच मिला।
यह एहसास अमित और काले को किसी किसान की तरह आज़ादी का गीत गाने जैसा लगा। अमित बोला, वक्त हो गया, चलो हॉस्टल लौटते हैं। सुगंधित शावर जेल से नहाएंगे। दोपहर में स्वीटी मैम की क्लास है। स्वीटी का नाम सुनते ही अमित के चेहरे पर बेकाबू मुस्कान फैल गई। तभी नंबर 5 जर्सी वाला लंबा लड़का जो थकान से हाँफ रहा था जल्दी से बोला, राहुल तुम्हारी बास्केटबॉल स्किल्स गजब हैं, हमारी टीम में शामिल होने का मन है। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, माफ करें, मुझे दिलचस्पी नहीं। उसके लिए कभी कभी बास्केटबॉल खेलना ठीक था, एक आराम की तरह, मगर टीम में शामिल होना बहुत झंझट था। नंबर 5 ने समझाया, राहुल हमारी टीम में आने से 2 क्रेडिट मिलेंगे और इस साल कॉलेज बास्केटबॉल लीग शुरू होने वाली है। पहले कुछ सीनियर्स को लीग में CBA कोच ने पसंद किया था, वे जल्द ही पेशेवर खिलाड़ी बन गए, सालाना 10 लाख की कमाई के साथ। तुम्हारी स्किल्स से लीग में धूम मच सकती है, शायद CBA कोच तुम्हें चुन ले, सोच लो। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी, मगर राहुल ने फिर सिर हिलाया और बोला, माफ करें, मैं फिर भी टीम में नहीं आना चाहता। 2 क्रेडिट, राहुल के लिए उसका क्या मतलब था? ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के लिए पढ़ते हैं, मगर राहुल यहाँ जिंदगी का अनुभव लेने आया था। डिप्लोमा उसके लिए मायने नहीं रखता था, और CBA कोच की नज़र में आकर 10 लाख सालाना कमाना, ये तो और भी बेकार था। वह हर दिन कुछ न करते हुए भी 7 लाख से ज्यादा कमा लेता था। आगे तो यह और बढ़ेगा। अमित को राहुल के इनकार से कोई हैरानी नहीं हुई। उसके लिए राहुल एक सुपर हीरो था। कौन सा हीरो बास्केटबॉल में जान लगाता है? वह तो बेकार का काम था। राहुल ने पास खड़ी जुड़वा बहनों की ओर देखा और अमित से बोला, तुम लोग हॉस्टल लौट जाओ। अमित ने पल भर में समझ लिया। ठीक है, उसने कहा। फिर उसने नंबर 5 और बाकियों को, जो राहुल को मनाने की फिराक में थे, पकड़ा और बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज की रोशनी कम है क्या और बल्ब चाहिए? ये कहकर उसने सबको कोर्ट से बाहर खींच लिया। जल्द ही कोर्ट पर सिर्फ राहुल और जुड़वा बहनें रह गईं। राहुल आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, पल्स के लिए शुक्रिया। वैसे हम 2 बार मिले और अभी तक परिचय नहीं हुआ। मेरा नाम राहुल वर्मा है, आपका? उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। फिर उसे एहसास हुआ कि बास्केटबॉल खेलने के बाद उसके हाथ पसीने और धूल से गंदे थे। वह हाथ वापस खींचने लगा। जुड़वा बहनों ने देखा कि राहुल हाथ पीछे लेना चाहता है। उन्होंने जल्दी से अपनी पतली उंगलियां बढ़ाईं और बिना गंदगी की परवाह किए राहुल से हाथ मिलाया। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए, जैसे उन्होंने कोई शरारत कर ली हो। उनकी रेशमी त्वचा का स्पर्श राहुल के दिल को छू गया। लाल पोशाक वाली ने फोन खोला। स्क्रीन पर शिया बिंग लिखा था। नीली पोशाक वाली ने फोन खोला। स्क्रीन पर शिया शुए लिखा था। राहुल ने पूछा, आप बोल नहीं सकती? दोनों ने धीरे से सिर हिलाया और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। राहुल बोला, शिया बिंग, शिया शुए, अच्छे नाम हैं। ये सुनकर उनके चेहरों पर प्यारी डिंपल उभर आईं। वे खुश थीं। राहुल ने पूछा, क्या आप इन दिनों अक्सर बास्केटबॉल कोर्ट पर मेरा इंतजार करती हैं? दोनों ने हल्के से सिर हिलाया। मगर हमारे पास व्हाट्सएप है ना, अगर मुझे ढूंढना हो तो मैसेज कर सकती हैं, उसने अपनी उलझन जाहिर की। जुड़वा बहनें शर्म से सिर झुकाए रहीं, मगर कुछ बोली नहीं। राहुल ने जोर नहीं दिया। थोड़ा रुककर वह बोला, दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसने उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए गौर किया, मगर दोनों के चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया। उसे हैरानी हुई, क्या उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया? वह फिर बोला, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम किन यूशुएन है, वह अभी दिल्ली में पढ़ रही है अर्थशास्त्र। ये कहने के बाद भी दोनों के चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया। उनकी आंखें पानी सी साफ, चेहरा फूलों सा खूबसूरत और डिंपल हल्के से झलकते रहे। राहुल ने सच्ची नज़र से देखा। नीली पोशाक वाली, चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 99। लाल पोशाक वाली, चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 99। उनकी पसंद में कोई कमी नहीं आई। ये क्या हो रहा था? उन्हें पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। राहुल ने गला साफ किया और बोला, आपको परवाह नहीं? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। उन्होंने सिर हिलाया। ये क्या माजरा था? राहुल पूरी तरह उलझ गया। उसने हल्के से खांसा और बोला, मेरी बाद में एक क्लास है, पहले हॉस्टल जाकर नहा लूं। आप भी जल्दी लौट जाओ, यहाँ गर्मी ज्यादा है। थोड़ा रुककर वह बोला, वैसे अगले कुछ दिन बास्केटबॉल नहीं खेलूंगा, आपको कोर्ट पर इंतजार करने की जरूरत नहीं। फिर सोचकर कहा, अगर खेलना हो तो आपको मैसेज करूंगा। ये सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। वे बार बार सिर हिलाने लगीं। राहुल से अलग होने के बाद जुड़वा बहनें अपने फोन निकालकर सुंदर दीदी को मैसेज भेजने लगीं। शिया बिंग, शिया शुएब, हमने आज उसे फिर देखा। सुंदर दीदी माया शर्मा जैसे फोन पर नजरें गड़ाए थी। 2 सेकंड में जवाब आया। माया शर्मा, उसने आपके साथ कुछ किया? शिया बिंग, शिया शुएब, उसने हमसे हाथ मिलाया।
माया शर्मा, क्या उसने आपके हाथ पकड़े? क्या जानवर है? शिया बिंग शिया शुए हाथ मिलाया था। माया शर्मा, उसका व्हाट्सएप मुझे दो, मैं उसे डांटूंगी। मगर लंबे वक्त तक कोई जवाब नहीं आया। माया शर्मा, अरे अरे, कहाँ गए तुम लोग? माया शर्मा, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। माया शर्मा, कहाँ हो? मुझे गुस्सा दिलाकर खुश होना। हॉस्टल 104 में लौटते वक्त राहुल ने देखा कि अमित, राजेश और मोहन बाहर जाने को तैयार थे। अमित बोला, फैन भाई, हम स्वीटी मैम की क्लास के लिए सीट लेने जा रहे हैं, जल्दी आना। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। पल भर में कमरा खाली हो गया। राहुल पहले ठंडे पानी से नहाने की सोच रहा था, मगर बास्केटबॉल के बाद उसका शरीर पसीने और धूल से सना था। जल्दबाजी में नहाना ठीक नहीं था। उसने वक्त लिया और आराम से बाथरूम से बाहर आया। समय देखा तो क्लास शुरू हुए कुछ मिनट हो चुके थे। वह बड़बड़ाया, अब जाने में देर हो गई, छोड़ो, हॉस्टल में ही आराम कर लेता हूँ। ये कहकर वह बेड पर लेट गया और फोन चलाने लगा। 1.5 घंटे बाद अमित, राजेश और मोहन खुशी से कमरे में लौटे। राजेश चिल्लाया, फैन भाई, तुम आज स्वीटी मैम की क्लास में नहीं आए। सच में नुकसान हो गया। तुम्हें नहीं पता आज वे कितनी खूबसूरत लग रही थीं, और वो पोडियम से नीचे उतरकर हमारी सीट के पास आईं। हाँ, मैं तो खुशी से बेहोश होने वाला था, अमित ने उत्तेजना से कहा। पहली बार स्वीटी मैम इतने करीब थीं। मोहन ने सहमति जताई। डिंग, तभी राहुल का फोन हिला। उसने व्हाट्सएप देखा। स्वीटी शर्मा का वॉइस मैसेज था। उसने प्ले किया। स्वीटी की मधुर आवाज गूंजी, राहुल, तुम आज क्लास में नहीं आए, कुछ काम में फंस गए। इन दिनों मैंने जुड़वां अभाज्य अनुमान पर फिर से पढ़ाई की, कुछ प्रेरणा मिली और कुछ सवाल भी आए। अगर वक्त हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो। सन्नाटा, पूरा हॉस्टल शांत हो गया। मोहन शर्मा, अमित सिंह और राजेश गुप्ता सन रह गए। उनके कानों में क्या पड़ा था? स्वीटी मैम ने राहुल वर्मा को अपने ऑफिस बुलाया। राहुल अकेले स्वीटी मैम के साथ समय बिताने वाला था। फिर उनके दिमाग में वह दृश्य कौंध गया, क्लास में जब स्वीटी अचानक पोडियम से उतरकर उनकी सीट के पास आई थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अब उन्हें समझ आया कि वह क्या ढूंढ रही थी, राहुल को। फैन भाई, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूँ। मोहन, अमित और राजेश एक साथ चिल्लाए। ऑफिस तारांकन। स्वीटी शर्मा की मेज पर ढेर सारी सामग्री और किताबें थीं, मगर सब सलीके से सजी थीं। वह मेज पर बैठी थी, गंभीरता से सोच रही थी और गणना कर रही थी। उनके चश्मे के पीछे की आंखें कागज पर तेजी से घूम रही थीं। टक टक टक, तभी बाहर से दरवाजे पर तेज खटखटाहट हुई। स्वीटी ने कहा, अंदर आएं। राहुल को देखते ही उनके खूबसूरत चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। तुम आ गए, बैठो, उन्होंने नर्म स्वर में कहा। फिर वह उठी और बोली, क्या पीना पसंद करोगे? मेरे पास ग्रीन टी, ब्लैक टी और कॉफी है। आज स्वीटी ने ऑफ वाइट पोशाक पहनी थी, जो उनकी नाजुक काया को उभार रही थी। उनका आकर्षण कमरे में एक अलग सुगंध की तरह फैल रहा था। राहुल बोला, ग्रीन टी। ठीक है, स्वीटी ने जवाब दिया। जल्द ही एक सुगंधित ग्रीन टी का कप राहुल के सामने था। स्वीटी ने ड्राफ्ट पेपर का ढेर निकाला, जिस पर घनी गणनाएं लिखी थीं। पिछली बार तुम यहाँ तक पहुंचे थे, P कैरेट Q जोड़ 2M = 3 Q 2 P कैरेट N। इन दिनों मैंने इसे आगे बढ़ाया। ये कहकर उन्होंने पेपर राहुल को थमाए। राहुल ने पूछा, मैं देखूं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। वैसे आप कहाँ तक पहुंची हैं? कहाँ तक पहुंचा हूँ? पिछले दिनों उसने जुड़वां अभाज्य अनुमान पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। जवाब देने की बजाय वह चुपचाप ड्राफ्ट पेपर पलटने लगा। प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव होने के बावजूद मौके पर गणनाओं को जांचना और आगे बढ़ाना मुश्किल था। तभी उसे कौशल स्तर उन्नति कार्ड याद आया। क्या प्रोफेसर स्तर के गणित अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, राहुल ने मन ही मन कहा। डिंग, उन्नति सफल, बधाई हो, आपको अकेडमिशियन स्तर का गणित अनुभव मिला। अचानक ड्राफ्ट पेपर उसके लिए आसान हो गए। उसने पेन और कागज उठाया और तेजी से लिखना शुरू किया। 2M जोड़ 4N कैरेट 5 8 Q = 7Y कैरेट 2 Q 3 Z कैरेट 8। यहाँ आपकी गणना में गड़बड़ है, राहुल ने कहा। स्वीटी ने झुककर देखा। अगले ही पल उनकी आंखें हल्के से हिलीं। उन्हें याद आया कि हिल्टन होटल में राहुल ने ज़ोऊ के अनुमान को हल करते वक्त अपनी लिखावट दिखाई थी, और कुछ दिन पहले क्लास में भी उसने ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिखा था। तब उसकी लिखावट साधारण बल्कि थोड़ी भद्दी थी, मगर अब संख्याएं, अक्षर और चीनी अक्षर, सब कुछ एकदम सटीक और सुंदर था, जैसे किसी सुलेखन मास्टर का काम। स्वीटी गणित की शिक्षिका थी, मगर उन्हें सुलेखन का भी शौक था। उनके लिए सुंदर लिखावट एक अनंत आनंद थी। राहुल को चुप देखकर वह सोचने लगी कि शायद उसे समझ नहीं आया। राहुल ने कहा, अगर आप बाद में इसे उल्टा करेंगी तो गड़बड़ दिखेगी। स्वीटी ने होश संभाला। राहुल की बात पर कागज और पेन उठाकर उल्टी गणना शुरू की। सच में मूल सूत्र से अंतर था, गणना गलत थी।
राहुल बोला, हम पहला सूत्र भी ला सकते हैं। ये कहते हुए उसने ड्राफ्ट पर तेजी से लिखना शुरू किया। टक टक टक, ऑफिस में तेज और लयबद्ध लिखने की आवाज गूंज उठी। पास बैठी स्वीटी राहुल के केंद्रित चेहरे और सुंदर गणनाओं को देखती रही। वह मंत्रमुग्ध हो गई। जल्द ही ड्राफ्ट पेपर खत्म हो गया। राहुल ने पेन रोका और सिर घुमाकर पूछा, स्वीटी मैम, आप क्या सोचती हैं? स्वीटी होश में आईं। उन्होंने गणना देखी और हल्के से सिर हिलाया। राहुल बोला, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 10 से ज्यादा ड्राफ्ट पेपर जटिल गणनाओं से भर गए। आखिरकार राहुल रुक गया। वह बेबसी से बोला, फिलहाल यहाँ तक ही कर सकता हूँ। अकेडमिशियन स्तर का गणित अनुभव होने के बावजूद प्रेरणा की चमक शुरू न होने से वह जुड़वां अभाज्य अनुमान हल नहीं कर सका। ये 100 साल से अनसुलझी विश्व स्तरीय समस्या थी। स्वीटी 10 पन्नों की गणना देखकर स्तब्ध रह गईं। अगर क्लास में राहुल ने अनुमान का 10वां हिस्सा हल किया था तो अब आधा कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे। क्या वह क्लास में कुछ छुपा रहा था, या इन दिनों उसने शोध किया? जीनियस, कारण जो भी हो, राहुल एक जीनियस था, पूर्ण जीनियस। राहुल, तुम सच में जीनियस हो, स्वीटी ने दिल से कहा। राहुल हंसा, मैम, आपने तारीफ कर दी। स्वीटी ने खिड़की से बाहर पूरी तरह अंधेरा आसमान देखा और बोली, देर हो गई, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। गणना में डूबे हुए भूख नहीं लगी थी, मगर अब खाने की बात सुनते ही राहुल को भूख लगाए। तो मैं संकोच नहीं करूंगा, उसने कहा। स्वीटी की मिनी कार छोटी और प्यारी थी, जिसका इंटीरियर बेहद शानदार था। उसमें बैठते ही हल्की खुशबू नाक में घुसी, सुकून भरी। थोड़ी देर बाद वे एक शांत और सुंदर पश्चिमी रेस्तरां में पहुंचे। ये रेस्तरां जोंगशांग बिल्डिंग की 26वीं मंजिल पर था। फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों से जयपुर की नियन रात और तारों भरा आसमान दिख रहा था, खूबसूरत। स्वीटी ने मेन्यू राहुल के सामने सरकाया और इशारा किया कि वह अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करे। राहुल बोला, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पता नहीं क्या अच्छा है। स्वीटी मैम, आप सुझाव दें। स्वीटी ने सोचा और बोली, यहाँ का फिलेट स्टेक 3 मिनट तक फ्राई करो, फिर सॉस डालो। बाहर से मुलायम, अंदर से मजबूत, स्वाद अच्छा है। आयरन लॉयन और आलू के साथ बीफ भी अलग है, ट्राई कर सकते हो। और ब्लैक रोज उनकी अपनी वाइन है, रेस्तरां की खासियत। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तो स्वीटी मैम की बात मानता हूँ। स्वीटी ने भी कुछ डिश ऑर्डर की और ऑर्डर दे दिया। लगभग 10 मिनट बाद मेज पर व्यंजनों की एक परिष्कृत थाली सज गई। भाप से उठती सुगंध हवा में लहरा रही थी और प्लेटों की सजावट ऐसी थी मानो कोई कलाकृति हो। राहुल शर्मा का पेट सुबह से ही खाली था और अब उसकी भूख उसे और इंतजार करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसने औपचारिकता को किनारे रखा, चाकू से स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा काटा और मुंह में डाला। मांस का रस उसकी जीभ पर फैलते ही एक हल्की सिहरन हुई। फिर उसने आलू के साथ बीफ का स्वाद लिया, नर्म, मसालेदार और संतुलित। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे स्वाद की मूक तारीफ कर रहा हो। पेट में थोड़ी जगह बनते ही उसने हाई फुटेड गिलास को हल्के से हिलाया। ब्लैक रोज वाइन की गहरी लाल चमक कांच में नाच रही थी। उसने उसे धीरे से होठों तक ले जाया और एक छोटा घूंट लिया। उसकी हरकतें इतनी शांत और सुंदर थीं कि मानो कोई कविता लिखी जा रही हो। वाइन की बूंदें उसके गले से नीचे उतरी और उसका चेहरा हल्के संतोष से चमक उठा। हल्के से सूंघने पर अंगूर की मादक सुगंध चारों ओर फैलती है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था। और जब इसे चखते हैं तो ये सुगंध शरीर में फटती सी लगती है, बाहर और भीतर एक सा। सच में अच्छी वाइन है। सामने बैठी स्वीटी शर्मा उसकी हर हरकत को देख रही थीं। उसकी शराब पीने की शैली और ब्लैक रोज पर की गई टिप्पणी उनके दिल को छू गई। पहले भी कई लोग उनके साथ बैठकर शराब पी चुके थे, मगर उनकी हरकतें या तो बनावटी थीं या बेसुरी। वे शराब की गहराई को नहीं समझते थे, फिर भी बड़े बड़े दावे करते थे। स्वीटी को ऐसे लोग पसंद नहीं थे, मगर राहुल, वह अलग था। उसकी शालीनता उसकी हड्डियों में बसी थी। उसकी हर हरकत में एक सहजता थी, जैसे वह कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि कोई कुलीन पुरुष हो, अपनी बनाई शराब की कहानी सुना रहा हो। राहुल ने गिलास नीचे रखा और उसकी ओर देखा। नजरें मिलते ही स्वीटी का दिल धक से चूक गया। वह जल्दी से सिर एक तरफ कर बैठी। उनकी नजर रेस्तरां के बीच में रखे खाली पियानो पर टिक गई। उसकी चमकती काली सतह पर रोशनी पड़ रही थी, मगर उसमें कोई संगीत नहीं था। लगता है आज अच्छा पियानो संगीत नहीं मिलेगा, उनकी आवाज में हल्का सा अफसोस था। राहुल ने भी पियानो की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक चमक तैर गई। जरूरी नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर वह तेज मगर शांत कदमों से पियानो तक गया और उसकी कुर्सी पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की, जैसे दुनिया से कुछ पल के लिए कट रहा हो। कमरे की हल्की गूंज उसके चारों ओर मंडराने लगी। करीब 10 सेकंड बाद उसने अचानक आंखें खोलीं। उसकी पतली उंगलियां काले सफेद कीज पर नाचने लगीं। एक मधुर, लंबी और कुरकुरी धुन रेस्तरां में लहराने लगी। ये संगीत हवा में तैरता हुआ हर कोने में पहुंच गया।
लोग अपनी बातें भूल गए, गिलास नीचे रख दिए और कांटे चम्मच टेबल पर टिक गए। हर कोई शांत होकर सुनने लगा। स्वीटी की नज़रें राहुल पर टिकी थीं। उनकी सांसें जैसे रुक गई थीं। उस पल उनके लिए रेस्तरां की सारी रोशनी मद्धम पड़ गई। सिर्फ राहुल, जैसे एक सुनहरी किरण में नहाया हुआ, उनके सामने चमक रहा था, शानदार, मंत्रमुग्ध करने वाला। डिंग! आखिरी नोट के साथ रेस्तरां तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। क्या खूब बजाया, कितना सुंदर संगीत। सबकी तारीफों के बीच राहुल धीरे धीरे मेज पर लौटा और बैठ गया। उसने स्वीटी की ओर देखा और पूछा, कैसा लगा? स्वीटी की जुबान जैसे अपने आप बोली, बहुत अच्छा लगा। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है। फिर उसने चाकू कांटा उठाया और बचे हुए खाने को साफ कर दिया। हर टुकड़ा उसने इतने ध्यान से खाया जैसे उसका सम्मान कर रहा हो। स्वीटी ने पूछा, और ऑर्डर करें? राहुल ने मुंह के कोनों से तेल पोंछा और सिर हिलाया, नहीं, और लेने से बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ। तभी एक मध्यम आयु का सूट बूट पहने शख्स पास आया। उसकी मुस्कान में एक पेशेवर गर्मजोशी थी। हाय सज्जन, क्या मैं आपसे कुछ मिनट ले सकता हूँ? राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? मैं जय तिवारी हूँ, ब्रिलियंट फिल्म्स एंड टीवी कंपनी का मैनेजर। हम एक युवा आइडल ड्रामा बना रहे हैं। आपकी शक्ल और पियानो बजाते वक्त का आपका लहजा हमारे किरदार के लिए एकदम सही है। क्या आप हमारी कंपनी में ट्राई करना चाहेंगे? उसने एक बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाया। यह एक स्काउट था। आम इंसान के लिए यह मौका सपनों का दरवाज़ा खोलने जैसा होता। स्क्रीन पर चमकने और स्टार बनने का सपना हर किसी का नहीं पूरा होता। मगर राहुल ने सिर हिलाया और बोला, माफ़ करें, मुझे टीवी सीरियल में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे स्टार बनने की चाह नहीं थी। आज़ादी खत्म करना, हर कदम पर नज़रों और कैमरों का पीछा, यह उसकी दुनिया नहीं थी। जय तिवारी चौंका। उसे मना करने की उम्मीद नहीं थी। वह जल्दी बोला, ये मेरा कार्ड तो रख लीजिए। अगर मन बदल जाए तो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। राहुल का इरादा बदलने का नहीं था, मगर जय की ईमानदारी देखकर उसने कार्ड ले लिया। रेस्तरां से बाहर निकलकर दोनों मिनी कार में बैठे। रात का अंधेरा अब गहरा हो चुका था और जयपुर की नियन रोशनी खिड़कियों से छन रही थी। स्वीटी बोली, तुम्हें अभी स्टार बनने का मौका मिला था। मुझे लगा तुम फौरन हाँ कर दोगे। छोड़ो, स्टार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, राहुल ने हल्के स्वर में कहा। स्वीटी ने फिर कहा, वैसे तुम पियानो भी इतना अच्छा बजा लेते हो। पहली बार सुना ऐसा सुंदर मूनलाइट। उनके दिमाग में वह धुन फिर से गूंजने लगी, मधुर, भावपूर्ण, जैसे कोई सपना हवा में तैर रहा हो। सच में नहीं पता कि तुम क्या नहीं कर सकते, स्वीटी ने एक गहरी सांस के साथ कहा। ऐसा नहीं, फिर तो मैं बहुत ज्यादा हो जाऊंगा, राहुल ने हल्के हास्य के साथ जवाब दिया। जैसे? स्वीटी ने उत्सुकता से पूछा। जैसे? राहुल ने सोचा, मगर तुरंत कुछ नहीं सूझा। अभी कुछ ऐसा नहीं था, मगर लाल लिफाफों से आगे क्या मिले, कौन जानता था। स्वीटी ने उसे सोचते देखा और उनके होंठों पर एक नन्ही मुस्कान खिल गई। राहुल को जयपुर यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उन्होंने मिनी कार को व्यस्त सड़क पर मोड़ा। रात की हलचल के बीच गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। लाल बत्ती पर रुकते ही उनके दिमाग में राहुल की गंभीर गणना, सुंदर सुलेख, वाइन चखने का लहजा और मधुर पियानो संगीत फिर से कौंध गया। वह धीरे से बुदबुदाई, राहुल शर्मा, तुम आखिर हो कौन? झन। तभी फोन पर मधुर रिंगटोन बजी। स्वीटी ने कॉल नोटिफिकेशन देखा और कार के जवाब बटन को दबाया। स्वीटी, तुमने कहा था आज मुझसे मिलने आओगी, अभी तक क्यों नहीं आई? फोन से एक कुरकुरी, मधुर आवाज आई। स्वीटी के चेहरे पर हल्की उलझन छाए। कुछ काम में फंस गई थी। अभी आती हूँ, वह बोली। काम में फंस गई? स्कूल में हाल में कोई मीटिंग तो नहीं थी? छोड़ो, जल्दी आओ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। फोन की आवाज नाजुक हो गई। कॉल करते ही स्वीटी ने एक्सीलेटर दबाया। मिनी कार रात की सड़क पर तेजी से सर पर दौड़ पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, जयपुर यूनिवर्सिटी, हॉस्टल 104, तारांकन। अमित सिंह, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता की नजरें राहुल शर्मा पर टिकी थीं। उनकी आंखों में जलन, कौतूहल और प्रशंसा का मिश्रण था। राहुल को असहजता हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने पूछा। फैन भाई, इतनी देर से क्यों आए? फैन भाई, क्या तुम स्वीटी मैम के साथ थे? फैन भाई, तुमने स्वीटी मैम के साथ क्या किया? तीनों ने एक साथ सवालों की बौछार कर दी। राहुल ने सच कहा, पहले ऑफिस में स्वीटी मैम के साथ करीब 2 घंटे सवालों पर चर्चा की। फिर उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया। आखिर में मुझे हॉस्टल छोड़ दिया। 2 घंटे स्वीटी मैम के साथ अकेले ऑफिस में, फिर उनके साथ डिनर, और अंत में स्वीटी मैम ने खुद हॉस्टल छोड़ा। फैन भाई, मेरे घुटने ले लो, अमित, मोहन और राजेश एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज में ईर्ष्या और तारीफ का अनोखा संगम था। अगले दिन सुबह आसमान साफ था और हल्की ठंडी हवा पत्तियों को सहला रही थी। हॉस्टल 104 में चारों की अपनी अपनी दुनिया थी। मोहन शर्मा सुबह सुबह लाइब्रेरी की ओर निकल गया था, किताबों की शरण में अपनी दुनिया बसाने।
अमित सिंह भी जल्दी उठकर बाहर चला गया, शायद किसी नए रोमांच की तलाश में। राजेश गुप्ता बिस्तर पर पड़ा गहरी नींद में खोया था, उसकी सांसों की हल्की खर्राटों से कमरा गूंज रहा था। राहुल शर्मा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने बेड पर लेटे लेटे फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। रात के 12 बजे SBI ने आपके खाते में 7,10,200 रुपये जमा किए। नाम राहुल शर्मा। स्तर LV4। LV4 इनाम हर सांस पर 10 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 10 रुपये, हर कदम पर 10 रुपये। इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 30 लाख, 1 करोड़। उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। कौशल पेशेवर कार ड्राइविंग कौशल, आकर्षण प्रभाव 5% संभावना से पहली नजर में प्यार, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराब का सज्जन, पूर्ण एकाग्रता 5% संभावना से प्रेरणा की चमक, अकेडमिशियन स्तर का गणित अनुभव, सच्ची नजर, पेशेवर बास्केटबॉल कौशल, पेशेवर पियानो प्रदर्शन, विशेषज्ञ स्तर की सुलेखन कला। धन 1,60,10,000 रुपये। राहुल ने मैसेज को पढ़ा और बिना किसी भाव के उसे चिन्हित कर दिया। फिर उसने फोन पर समाचार पलटने शुरू किए। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर धीरे धीरे सरक रही थीं, जैसे सुबह की शांति को भंग करने की कोई जल्दी न हो। डिंग। जब सूरज की रोशनी अपने पूरे शबाब पर थी, राहुल का फोन हल्के से हिला। एक मैसेज स्क्रीन पर उभरा। सूरज गुप्ता। राहुल, हमारे परिवार ने सदी पुराना गनोडर्मा खरीदा है। क्या तुम अभी जयपुर यूनिवर्सिटी में हो? ये देखते ही राहुल की आंखों में एक चमक पैदा हुई। उसके मन में एक तारीफ उभरी। जयपुर प्रांत की मशहूर दवा कंपनी का नाम सच में बेकार नहीं था। राहुल ने जवाब दिया, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में हूँ। सूरज गुप्ता। ठीक है, मैं 20 मिनट में जयपुर यूनिवर्सिटी के पूर्वी गेट पर पहुंच जाऊंगा। राहुल ने फोन नीचे रखा और बिस्तर से उछल पड़ा। उसकी हरकतों में एक अचानक तेजी आ गई थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने, चेहरा धोया और बालों को हल्के से संवारा। फिर वह सीधे पूर्वी गेट की ओर बढ़ गया। कैंपस की हरी भरी राहें सुबह की ताजगी से भरी थीं और पेड़ों की छांव में हल्की ठंडक उसे छू रही थी। कुछ देर बाद एक सफेद BMW Z5 उसके सामने रुकी। सूरज गुप्ता प्लेड शर्ट में सजा हुआ गाड़ी से उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, राहुल, कब से इंतजार कर रहे हो? नहीं, मैं अभी अभी पहुंचा, राहुल ने सहजता से जवाब दिया। ये है वो सदी पुराना गनोडर्मा जो मेरे परिवार ने लिया। सूरज ने एक नाजुक लकड़ी का डिब्बा आगे बढ़ाया। राहुल ने उसे लेते हुए कहा, तुमने सच में मेरी बड़ी मदद की। वैसे इस गनोडर्मा की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। सूरज ने हाथ हिलाकर मना किया, अगर मैं तुमसे पैसे लूंगा तो संगीता दीदी मुझे ताने मारेंगी। थोड़ा रुककर उसने याद दिलाया, वैसे गनोडर्मा जिनसेंग जैसी दवाओं से अलग है। उम्र बढ़ने से उसका प्रभाव बेहतर नहीं होता। एक खास उम्र के बाद ये लकड़ी जैसा हो जाता है। आमतौर पर इसे सिर्फ देखने के लिए रखते हैं, दवा के लिए नहीं। सूरज और ललित यादव भले ही रेस में एक दूसरे के खिलाफ हों और बेवकूफ लगे, मगर वे दवा परिवारों में पले बड़े थे। दुनिया की समझ और दवाओं का ज्ञान उनकी रगों में था। राहुल ने पैसे देने पर जोर नहीं दिया। उसे पता था कि सूरज को पैसे की कमी नहीं थी। सूरज के लिए इज्जत ज्यादा मायने रखती थी और उसकी सलाह में राहुल के लिए चिंता झलक रही थी। राहुल ने तर्क दिया, सदी पुराना गनोडर्मा और जिनसेंग एक बड़े के लिए ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं पता वे इसका क्या करेंगे, मगर उन्हें चाहिए तो मैं ढूंढने में मदद करूंगा। फिर भी तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। मैं बड़े को गनोडर्मा की खासियत बताऊंगा। सूरज ने सिर हिलाया और बोला, सदी पुराना जिनसेंग भी मैं ढूंढूंगा। अगर मिला तो बताऊंगा। तो फिर परेशानी उठानी पड़ेगी, राहुल ने कहा। ये छोटी बात है, परेशानी क्या? सूरज ने हल्के से जवाब दिया। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, मगर मेरे लिए यह बहुत जरूरी है। सूरज ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और बोला, चिंता मत करो, मिल ही जाएगा, बस वक्त की बात है। फिर दोनों ने कुछ देर बाद की और विदा ली। कैंपस की जंगल वाली पगडंडी पर चलते हुए राहुल ने लकड़ी का डिब्बा खोला। अंदर का गनोडर्मा सच में लकड़ी जैसा दिख रहा था, सख्त और पुराना। डिंग। क्या सदी पुराना गनोडर्मा स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ। अचानक डिब्बे में रखा गनोडर्मा हवा में गायब हो गया। उसी पल उसके दिमाग में मेडिकल वाटर इलस्ट्रेशन बुक में एक छोटा गनोडर्मा का चित्र उभरा। अद्भुत। राहुल के मन में एक आशा जगी, बस सदी पुराना जिनसेंग मिल जाए तो मेडिकल वाटर खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। फिर पापा का शरीर पूरी तरह ठीक हो सकेगा। डिंग। तभी ठीक 12 बजे उसका फोन हिला। लाल लिफाफा स्क्रीन पर चमक उठा। डिंग। बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग। बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग। बधाई हो, आपको 2,000 रुपये मिले। डिंग। बधाई हो, आपको 100 करोड़ शार्क लाइव कॉइन मिले। डिंग। बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। इस बार राहुल को 40,000 रुपये से ज्यादा और 100 करोड़ शार्क लाइव कॉइन मिले।
शार्क लाइव कॉइन, संक्षेप में शार्क कॉइन, देश के सबसे बड़े लाइव प्रसारण मंच शार्क लाइव की आभासी मुद्रा थी। 1 रुपये से 100 शार्क कॉइन मिलते हैं। 100 करोड़ शार्क कॉइन यानी 1 करोड़ रुपये। राहुल, तो तुम यहाँ हो? पीछे से स्लीक बालों वाला काउंसलर सुनील यादव दूर से चिल्लाया। राहुल मुड़ा और हैरानी से बोला, काउंसलर, मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, बात यह है, राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम्हारी काबिलियत शानदार है, इसमें नाम लिखवाओ ना, क्लास की इज्जत तुम पर टिकी है। सुनील ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और दोस्ताना लहजे में कहा। राहुल ने मन में सोचा, क्या उसे पता है कि मैंने ज़ो का अनुमान हल किया था? फिर सोचा, हो भी सकता है, आखिर वह मेरा काउंसलर है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेना परेशानी का सबब था और राहुल परेशानी से दूर रहना चाहता था, मगर क्लास का हिस्सा होने के नाते उसे कुछ तो करना चाहिए था। ये सोचकर उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं नाम लिखवाता हूँ। हाँ, शानदार, मेरे स्टूडेंट से यही उम्मीद थी, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ, सुनील ने जल्दी से कहा और तेजी से चला गया, जैसे डर था कि राहुल पलट न जाए। राहुल उसकी पीठ को देखकर हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। हॉस्टल लौटते ही उसने देखा कि अमित गणित की किताबों का ढेर लिए कमरे में घुसा। अमित, तुम भी पढ़ाई शुरू कर दी? राहुल ने हैरानी से पूछा। अमित हंसा, क्या करूं? राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता आने वाली है, हमारी काबिलियत शानदार है, तो क्लास की इज्जत के लिए नाम लिखवाना ही पड़ेगा। गंभीरता से किताब पढ़ रहे मोहन ने मुड़कर कहा, ये सुनील सर ने तो नहीं कहा? तुम्हें कैसे पता? लगता है तुम्हें भी सुनील सर ने मेरी काबिलियत बताई। अमित ने गर्व से कहा, मैंने बहुत कोशिश की छुपाने की, मगर क्या करूं, लोग ढूंढ ही लेते हैं। मोहन बोला, आज सुनील सर ने मुझे भी यही कहा। इंस्टेंट नूडल्स चूस रहे राजेश ने कहा, जब मैं नूडल्स खरीदने गया था तब सुनील सर ने मुझसे भी कहा कि मैं शानदार हूं और प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। अमित, मोहन और राजेश एक दूसरे को देखने लगे। राहुल का मुंह हल्के से फड़कने लगा। तो सुनील सर हर क्लास के स्टूडेंट को शानदार कहकर प्रतियोगिता में धकेल रहे थे। यूनिवर्सिटी काउंसिल की यह चालाकी कमर तोड़ देती थी। हॉस्टल 104 में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में ठहराव था, जैसे कमरे की दीवारें भी सांस रोककर सुन रही हों। अमित सिंह, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता के चेहरों पर हैरानी और हल्की शर्मिंदगी की लकीरें उभर आईं। उन्हें अब समझ आ गया था कि सुनील यादव ने उनकी तारीफों का ढोंग रचकर उन्हें प्रतियोगिता में झोंक दिया था। उनकी आंखों में एक मूक स्वीकारोक्ति थी, वे काउंसिल की चाल में फंस गए थे। तभी राजेश के कंप्यूटर से एक मधुर आवाज उभरी, जो उस ठहरे हुए माहौल को तोड़ गई। सबको नमस्ते, मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में आपका स्वागत है। राजेश की आंखें चमक उठीं। वह उछल पड़ा, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। शिवानी ने लाइव शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, शिवानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और लाइव चैट में मैसेज भेज दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खूबसूरत चेहरा था, गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर एक हल्की मुस्कान। कहते हैं कि पिछले जन्म में 1000 बार मुड़कर देखने से इस जन्म में एक मुलाकात मिलती है, उसकी मधुर आवाज कमरे में गूंजी। आज मैं शार्क लाइव पर आपसे मिली हूँ, ये पिछले जन्म का फल ही होगा। भाग्य का धन्यवाद, इस दुनिया में मुलाकात का धन्यवाद। अब मैं आपके लिए एक गीत मुलाकात गाऊंगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइव कक्ष में हल्की जीवंत संगीत की धुन बही और फिर उसकी मधुर आवाज कमरे में लहराने लगी। सुनी मैंने सर्दी का जाना, जागी मैं किसी माह वर्ष में, सोचती हूँ, इंतजार करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, भविष्य इसके लिए नहीं सजाया जा सकता। अल्पविराम, यह एक खूबसूरत संयोग है कि तुमसे मुलाकात हुई। एक दिन मेरा रहस्य खुलेगा। संगीत धीरे धीरे थमा और गीत खत्म हुआ। राजेश का उत्साह आसमान छू रहा था। शिवानी इतनी खूबसूरत है और उसका गाना तो लाजवाब। वह चिल्लाया, उसकी आंखों में एक किशोर सी चमक थी। पास खड़ा राहुल शर्मा भी हल्के से सिर हिलाकर सहमत हुआ। सच तो ये था कि कई लाइव प्रसारक खूबसूरत नहीं होते, कभी मोटे चेहरे, कभी मुहासों से भरे, कभी साधारण, मगर ब्यूटी फिल्टर की जादूगरी उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं सा बना देती थी। यह नकली चमक उनके प्रसारण का आधार थी, लेकिन राहुल की सच्ची नज़र से ये सब छुप नहीं सकता था। चेहरे का मूल्य 94, पसंद की रेटिंग 50, 94 का स्कोर, शक्ल और काया में कोई कमी नहीं। पसंद की रेटिंग 50, वह राहुल को नहीं जानती थी, कभी मिली भी नहीं थी। ये स्वाभाविक था। उसकी आवाज़ कुरकुरी थी, चुंबकीय और ऊंचे नीचे स्वरों का मेल बिल्कुल सटीक। उसने मूल गीत को पूरी तरह नहीं दोहराया, बल्कि अपनी शैली में कुछ बदलाव जोड़े, ये दुर्लभ था। राजेश उदास स्वर में बोला, हमारे जयपुर से ऐसी देवी सी प्रसारक निकली, मगर वह मशहूर क्यों नहीं हो रही? काश कुछ बड़े दानवीर उसे इनाम दें। ये सुनकर राहुल की आंखों में हल्की चमक पैदा हुई। वह अपने बेड पर बैठ गया और फोन निकाला। उसने शार्क लाइव ऐप खोला और व्यक्तिगत केंद्र में गया। स्वागत है मेहनती इंसान,
शेष राशि 100 करोड़ शार्क कॉइन। लाल लिफाफे से मिले शार्क कॉइन सच में आ गए थे। 100 करोड़ शार्क कॉइन यानी 1 करोड़ रुपये। अगर राहुल खुद लाइव प्रसारण शुरू करे तो सारे इनाम अपने खाते में डाल सकता था, मगर इसके लिए पंजीकरण, प्रमाणीकरण, प्लेटफॉर्म के साथ बंटवारा, शुल्क कटौती और कर देना पड़ता। आखिर में शायद 40 लाख ही बचते। ये झंझट भरा था और पैसे भी कम। राहुल को इसमें कोई रुचि नहीं थी, मगर अब उसे समझ आ गया था कि इन 100 करोड़ शार्क कॉइन का क्या करना है। उसने लाइव कक्ष में खोज की, शिवानी। जल्द ही वह नाजुक चेहरा स्क्रीन पर उभरा। तभी स्क्रीन पर 3 रॉकेट उड़े। फिर बहिराज की बाढ़ आ गई। कुणाल जी, बहुत अच्छा गाती हो, पहले 3 रॉकेट का मजा लो। सनी, दानवीर को नमस्ते। अराजकता का टुकड़ा, एक साथ 3 रॉकेट, गजब। ज्यादातर बहिराज में 666 था। शार्क लाइव का रॉकेट 1 लाख शार्क कॉइन यानी 1000 रुपये का था। एक बार में 3 रॉकेट मतलब 3000 रुपये। बड़े प्रसारकों के लिए ये छोटी रकम हो सकती थी, मगर शिवानी जैसे छोटे प्रसारक के लिए ये दुर्लभ था। शिवानी ने खुशी से कहा, कुणाल जी के 3 रॉकेट के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कुणाल जी, शिवानी अच्छी दिखती है, गाना भी शानदार है, मगर बाहर की पोशाक अच्छी नहीं। मेरे ख्याल से उतार देना चाहिए। कुणाल एक छोटी फैक्ट्री चलाता था, सालाना लाखों कमाता था। उसे लाइव प्रसारण देखना पसंद था, खासकर खूबसूरत प्रसारकों को, मगर वह जानता था कि उसकी छोटी कमाई बड़े प्रसारकों को लुभा नहीं सकती। इसलिए वह छोटे प्रसारकों को निशाना बनाता था। उसके मैसेज के बाद बहिराज की बरसात शुरू हो गई। लखन, हाँ उतार दो। हवा के साथ कुणाल जी ने 3 रॉकेट दिए, लिस्ट में पहले हैं। उनकी पहली मांग तो माननी चाहिए। वी, सही कहा, वरना लिस्ट का पहला नाराज हो जाएगा। कंप्यूटर के सामने बैठा राजेश दांत पीसने लगा। मैंने सोचा शिवानी को आखिर दानवीर मिला, ये तो घटिया आदमी निकला। उसकी मोटी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचने लगीं। बड़ा सोना, शिवानी, इनकी गंदी बात मत सुनो, मत उतारो। राजेश के दिल में शिवानी एक देवी थी, वह उसे अपवित्र नहीं देख सकता था। कुणाल ने देखा कि शिवानी जवाब नहीं दे रही। उसने फिर मैसेज भेजा, कुणाल जी, अंदर कपड़े तो हैं, बाहर का उतारने में क्या दिक्कत? कुणाल जी, लिस्ट में पहले आने के लिए इतना भी नहीं मान सकती। अब कौन इनाम देगा? कोई भी, इनाम तो छोड़ो, फैन छोड़ देंगे। नजर डालो, हाँ फैन छोड़ो। लाइव कक्ष में शिवानी बहिराज की बाढ़ देख रही थी। उसने अपने खुबानी होठों को हल्के से काटा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लाइव प्रसारण पसंद था, यह आरामदायक था, आज़ाद और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता था। साथ ही रोज की कमाई भी मिलती थी, मगर अगर फैन कम हुए तो आय घट जाएगी। फिर प्रसारण कैसे चलेगा? आगे क्या होगा? वाह 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 वाह। तभी स्क्रीन पर 4 रॉकेट उड़े। मेहनती इंसान, अब मैं लिस्ट में पहले हूँ न। मेहनती इंसान, तो मैं भी शिवानी से कुछ मांग सकता हूँ। मेहनती इंसान, शिवानी इन कपड़ों में ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं। राहुल के मैसेज के बाद बहिराज फिर बहने लगे। कौन? 4 रॉकेट, 4000 रुपये। 1 2 3। शिवानी को आज 2 दानवीर मिल गए, ज्यादातर 666 थे। शिवानी ने जल्दी से कहा, मेहनती इंसान के 4 रॉकेट के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने 3 रॉकेट दिए थे और यह शख्स 4 लेकर उसे पीछे छोड़ गया था। ये तो खुली चुनौती थी, मगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले मेहनती इंसान की प्रोफाइल देखी, सिर्फ लेवल 4 खाता। वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, मेहनती इंसान, लगता है किसी छोटी कंपनी का नौकर है। 4 रॉकेट के लिए महीने की तनख्वाह लग गई होगी, सच में हद है। फिर उसने 2 बार गिफ्ट बटन दबाया। वाह वाह। लाइव कक्ष में 2 और रॉकेट उड़े। अब कुणाल के कुल 5 रॉकेट हो गए थे। वह फिर लिस्ट में पहले आ गया था। इन 2 नए रॉकेट्स के साथ शिवानी का लाइव प्रसारण कक्ष और जीवंत हो उठा। स्क्रीन पर रंग बिरंगे बहिराज की बाढ़ आ गई, जैसे कोई उत्सव शुरू हो गया हो। हवा में उत्तेजना की एक लहर तैर रही थी और हर दर्शक की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। हर्ष मिश्रा, फिर से 2 रॉकेट। कुणाल जी कमाल हैं। राकेश, अरे कुणाल जी फिर नंबर 1 हो गए। शिवानी, अब तो कुणाल जी की बात मानो, कपड़े उतार दो। पंथी, देखते हैं कि मेहनती इंसान फिर रॉकेट देगा या नहीं, वरना शिवानी को कुणाल जी की सुननी चाहिए। राक्षस का खेल, लगता है ये मेहनती इंसान किसी फैक्ट्री का साधारण मजदूर है। 4 रॉकेट दिए, शायद सारी तनख्वाह खर्च हो गई। अब इनाम के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? छोटा कीड़ा, कुणाल जी गजब हैं। कुणाल जी बहिराज में बरस रही तारीफों का मजा ले रहा था। उसकी ठुड्डी ऊंची हो गई और होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। मुझसे मुकाबला, उसने ठंडी हंसी हंसी, अभी बहुत नया है। वाह वाह। मगर अगले ही पल लाइव कक्ष में 2 और रॉकेट आसमान में उड़ गए। मेहनती इंसान ने फिर 2 रॉकेट इनाम में दिए। हड्डी का सूप, मेहनती इंसान फिर नंबर 1 हो गया।
पागलपन, कमाल है, क्या ये दोनों दानवीर आपस में भिड़ गए हैं। मैं प्राइमरी स्कूल का हूँ, अब देखते हैं कि कुणाल जी इनाम देगा या नहीं। 321, जरूर देगा, वरना कुणाल जी की इज्जत कहाँ रहेगी। कुणाल का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने ठंडी सांस ली और बड़बड़ाया, देखता हूँ इस गरीब के पास कितना पैसा है। उसने स्क्रीन पर 2 बार टैप किया। लाइव कक्ष में फिर 2 रॉकेट उड़े। अब कुणाल के कुल 7 रॉकेट हो गए थे। पागलपन, अरे ये दोनों सच में भिड़ गए हैं, मजा आने वाला है। एक घर 123, कुणाल जी बड़े दानवीर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं। पागल, मुझे भी लगता है कुणाल जी कमाल हैं। बैरज अभी पूरी तरह नहीं थमे थे कि स्क्रीन पर 2 नए रॉकेट उड़ गए। मेहनती इंसान ने फिर इनाम दिया। कुणाल की भौहें सिकुड़ गईं। अब मेहनती इंसान के कुल 8 रॉकेट हो गए थे। उसे पीछे छोड़ने के लिए 2 और रॉकेट देने पड़ते, कुल 9 रॉकेट, यानी 9,000 रुपये। हालांकि कुणाल सालाना लाखों कमाता था, मगर एक सांस के लिए 9,000 रुपये खर्च करना उसे भारी पड़ रहा था। वह लंबे वक्त तक झिझका। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर रुकी और चेहरे पर एक उलझन तैर रही थी। आखिरकार उसने दांत पीसे और सोचा, यह मेहनती इंसान अब पैसे से बाहर हो गया होगा। आखिरी बार 2 रॉकेट देता हूँ, अगर यह फिर देगा तो मैं हार मान लूंगा। उसने स्क्रीन पर 2 बार टैप किया। बेड पर बैठे राहुल शर्मा ने ये देखा। उसके होंठ हल्के से फड़के। मेहनती इंसान, छोड़ो, अब तुम्हारे साथ नहीं खेलता। मैसेज भेजते ही वाह वाह वाह, अल्पविराम। 1 2 3 10 50 100, पूरा 100 रॉकेट्स जैसे बारिश की बौछार लाइव कक्ष को भर गए। हवा में इंसान, अरे वाह। हर्ष मिश्रा, क्या कमाल। छोटू, गजब। बैरेज में कमाल की बाढ़ आ गई। हर कोई हैरान था। हवा में इंसान, माँ ने पूछा कि मैं घुटनों पर फोन क्यों देख रहा हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल का हूँ। 999, मत पूछो क्यों, क्योंकि 6 उल्टा हो गया है। राजकुमार, मेहनती इंसान को नमस्ते। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने उत्तेजित थे। एक रॉकेट 1,000 रुपये का था। 100 रॉकेट मतलब 1,00,000 रुपये। शार्क लाइव पर ऐसी बड़ी राशि दिन में कुछ ही बार देखने को मिलती थी, मगर वे नहीं जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वाह वाह वाह, फिर से रॉकेट्स की बौछार शुरू हुई। 10 20 50 100, फिर 100 रॉकेट्स। और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। रॉकेट्स लगातार उड़ते रहे। शिवानी के लाइव कक्ष की हलचल ने कई लोगों का ध्यान खींचा। शुरू में कुछ 100 दर्शक थे, मगर इन रॉकेट्स के साथ यह संख्या हजारों में, फिर 10,000 में बदल गई। जैसे जैसे वक्त बीता, दर्शक बढ़ते गए। बड़ा पीपल, हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है। 321, अभी कुणाल जी नाम का एक शख्स मेहनती इंसान से रॉकेट्स की टक्कर ले रहा था, मगर मेहनती इंसान ने उसे खेल दिखा दिया। कुछ रॉकेट से ही कुचल दिया। नजर डालो, हंसी आ रही है। कुणाल जी मेहनती इंसान से रॉकेट्स की तुलना कर रहा था। पागल, वैसे कुणाल जी कहाँ गया। हर्ष मिश्रा, देखो कुणाल जी अभी है या नहीं। कुणाल जी का मुंह आधा खुला था। उसकी आंखें सुन्न होकर रॉकेट्स को देख रही थीं, मगर इन बैरेज को देखते ही उसने जल्दी से लाइव कक्ष छोड़ दिया। ये थप्पड़ उसके चेहरे पर बहुत भारी पड़ा था। उसने फोन नीचे रखा, गला साफ किया और हकलाते हुए बोला, ये कौन है। शिवानी के लाइव कक्ष में रॉकेट्स की बारिश कुणाल के जाने से नहीं रुकी। धीरे धीरे न सिर्फ दर्शक बल्कि बड़े प्रसारक भी यहाँ खींचे चले आए। वसंत, 600 रॉकेट्स, ये कितना इनाम हुआ। बेटा नमस्ते, दानवीर को देखने आया हूँ। हर दिन ऊपर, दानवीर, ये असली दानवीर है। शुभकामनाएं। मेहनती इंसान, मेहनत की आत्मा, मेहनत का मालिक। मेहनती इंसान, गजब। बड़ा आदमी, देखो मोहिनी आई है, छोटी छोटी, हे भगवान, सच में मोहिनी, मुझे उसका प्रसारण सबसे पसंद है। मोहिनी, शार्क लाइव की टॉप 10 प्रसारकों में से एक ने देख लिया कि लोग उसे पहचान गए हैं। उसने छुपने की बजाय खुलकर मैसेज भेजा, मोहिनी, मैं भी मेहनती इंसान दानवीर को देखने आई हूँ। नजर डालो, मेहनती इंसान, मैं अकेला, मेहनती इंसान दानवीर। मोहिनी बहुत अच्छी है, गाना भी शानदार है, आप उसका प्रसारण भी देख सकते हैं। भौंकना, सही कहा, मोहिनी कमाल है। छात्र छोटू, मोहिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब लाइव कक्ष में 1000वां रॉकेट उड़ा, रॉकेट्स की बारिश आखिरकार थमी। मेहनती इंसान, शिवानी, तुम्हारा प्रसारण बहुत अच्छा है, आगे वक्त मिला तो फिर आऊंगा। शिवानी घने रॉकेट्स और बढ़ते दर्शकों को देखकर लंबे वक्त तक स्तब्ध रही। मेहनती इंसान का मैसेज देखकर ही वह होश में आए। ठीक है, मेहनती इंसान दानवीर को धन्यवाद, शुक्रिया, उसने जल्दी से कहा। बैरेज में दानवीर नाम देखकर वह भी प्रभावित हो गई थी। मोहिनी, शार्क लाइव की टॉप 10 प्रसारक, अपने कक्ष में थी। जब उसे पता चला था कि एक दानवीर ने सैकड़ों रॉकेट्स इनाम में दिए, तो वह हैरान रह गई थी। उसने उस भव्य दृश्य को देखने के लिए शिवानी का कक्ष खोला था।
यहाँ तक कि मोहिनी को भी ऐसा इनाम कभी नहीं मिला था। अब वह अपने कक्ष में लौट आई थी। हल्के संगीत की लय पर उसका नन्हा शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। फिर उसने अपने चेहरे से होंठ खोले। एक मधुर गीत जैसे झरने की कलकल पूरे लाइव कक्ष में गूंज उठा। तभी एक सुनहरा संदेश स्क्रीन पर उभरा, स्वागत है सम्राट मेहनती इंसान, लाइव कक्ष में आए। शार्क लाइव पर हर महीने 10 लाख रुपए 100 करोड़ शार्क कॉइन खर्च करने पर सम्राट की उपाधि मिलती थी। ये सबसे ऊंचा स्तर था। राहुल ने अभी 1000 रॉकेट्स दिए थे जो इस उपाधि के लिए काफी थे। ये संदेश देखते ही मोहिनी का कक्ष उबल पड़ा। ड्रैगन का बेटा, अरे वाह, मेहनती इंसान दानवीर यहाँ आ गए। हवा में पीछा, मेहनती इंसान दानवीर को नमस्ते। जोशी जी, मेहनती इंसान दानवीर मोहिनी के कक्ष में आए, शानदार। गाना गा रही मोहिनी की आवाज में भी उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई। उसने गीत के बीच रुककर कहा, मेहनती इंसान दानवीर का स्वागत है। उनके आने से मोहिनी का जोश बढ़ गया। गीत खत्म होने पर राहुल ने सिर हिलाया। चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 60। मेहनती इंसान, मुझे उन सालों की बातें सुनना पसंद है। क्या मोहिनी मेरे लिए गा सकती है? मोहिनी ने खुशी से कहा, बिल्कुल गा सकती हूँ। जल्द ही संगीत बजा। मोहिनी ने होंठ खोले। वापस उस शुरुआती बिंदु पर, यादों में हरी भरी शिकलें। हम आखिरकार इस दिन तक पहुँचे। उसने उन सालों की बातें की मधुर और भावपूर्ण धुन को आसानी से गाया। ये गीत सुनते ही लोगों के दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगी, हरे भरे चेहरे, चहकते और शांत पल। संगीत धीरे धीरे थम गया और गीत का अंत हुआ। मोहिनी की आवाज में एक मिश्रित भाव था, उम्मीद और हल्की घबराहट। मेहनती इंसान दानवीर, मैंने कैसे गाया? उसने पूछा। उसका स्वर ऐसा था जैसे कोई छात्र परीक्षा का पेपर जमा करने के बाद नतीजे की प्रतीक्षा कर रहा हो, चिंता और प्रत्याशा से भरा। मेहनती इंसान, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह। अगले ही पल स्क्रीन पर रॉकेट्स की घनी बारिश छा गई। 10, 100, 200, 500, पूरा लाइव कक्ष 500 रॉकेट से भर गया। बैरेज में 666 की बाढ़ आ गई, जैसे हर दर्शक की उंगलियां एक ही भाव में नाच रही हों। फिर कुछ टेक्स्ट उभरे, समान, मेहनती इंसान दानवीर को नमस्ते। जोश, ये घुटने हैं, मैं घुटनों पर हूँ, ले लो न। छोटा मोटा, मेहनती इंसान, मेहनत की आत्मा, मेहनत का मालिक। राकेश, मेरा लक्ष्य है एक शानदार मेहनती इंसान बनना। मोहिनी की चमकती आंखें झिलमिलाने लगीं। उनमें हल्के आंसुओं की चमक थी। वह उत्तेजना से बोली, धन्यवाद धन्यवाद मेहनती इंसान दानवीर। उसकी आवाज में कृतज्ञता की एक लहर थी। दानवीर, क्या कोई और गीत सुनना चाहते हैं? मैं आपके लिए गाऊंगी। राहुल शर्मा ने थोड़ा सोचा और मैसेज भेजा, मेहनती इंसान, मैं कर सकता हूं, और ज्वलनशील और विस्फोटक। क्या आप ये 2 गीत गा सकती हैं? मोहिनी ने जल्दी कहा, हाँ, आपके लिए गाऊंगी। संगीत शुरू हुआ। 2 अलग अलग शैलियों के गीत थे, मगर मोहिनी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने दोनों को खूबसूरती से गाया, हर गीत में उसकी अपनी छाप थी। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे संगीत की लहरों में खो गया हो। फिर उसने स्क्रीन पर टैप किया। मोहिनी के लाइव कक्ष में फिर रॉकेट्स की भारी बारिश शुरू हुई। 100, 200, 500, फिर 500 रॉकेट स्क्रीन पर छा गए। बैरेज में 666 की बाढ़ थी। युवराज, मेहनती इंसान दानवीर, छोटी भी बहुत अच्छा गाती है, कृपया उसका प्रसारण भी देखें। आईडी, सही कहा, छोटी न सिर्फ अच्छा गाती है बल्कि खूबसूरत भी है। इन बैरेज को देखकर राहुल ने छोटी खोजा। जल्द ही एक साफ मासूम चेहरा स्क्रीन पर उभरा। चेहरे का मूल्य 93, पसंद की रेटिंग 60। उसी वक्त छोटी के लाइव कक्ष में एक संदेश आया, स्वागत है सम्राट मेहनती इंसान, लाइव कक्ष में आए। हवा के साथ मेहनती इंसान दानवीर छोटी के कक्ष में आए। पश्चिम की राह, वीआईपी, मेहनती इंसान दानवीर का स्वागत। आसमान जमीन, अरे वाह, ये तो कमाल का मेहनती इंसान है। छोटी को भी मेहनती इंसान के बारे में पता था। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा। वह खुशी से बोली, मेरे लाइव कक्ष में मेहनती इंसान दानवीर का स्वागत है। मेहनती इंसान, सबका धन्यवाद, छोटी का धन्यवाद। मेहनती इंसान, क्या छोटी लाल हाई हील्स गा सकती है? छोटी ने जल्दी कहा, बिल्कुल। मेहनती इंसान दानवीर, थोड़ा इंतजार करें। जल्द ही एक तेज हल्की धुन कक्ष में बही। तुम्हें सबसे अच्छे से कैसे बयान करूं? तुम्हारे लिए खास क्या तुलना करूं? अल्पविराम, क्या इस पीछा करने को रोक सकती हो? बस आखिरी और एकमात्र लाल हाई हील्स। संगीत थमा। मेहनती इंसान, अच्छा गाया। अगले ही पल 10, 100, 200, 500, आसमान में रॉकेट्स की बारिश ने छोटी के कक्ष को भर दिया। 500 रॉकेट्स देने के बाद राहुल ने पूजा के असंख्य बैरेज और छोटी की सच्ची कृतज्ञता को नजरअंदाज किया। वह फिर शिवानी के कक्ष में लौटा। वहां भी 500 रॉकेट्स इनाम में देकर उसने शार्क लाइव छोड़ दिया और हेडफोन उतार दिए। आखिर दोपहर में उसकी क्लास थी।
साथ ही लगातार रॉकेट्स पर टैप करने से उसकी उंगलियां थक गई थीं। उसे आराम चाहिए था। हा हा हा, देखा देखा, मेहनती इंसान दानवीर ने शिवानी को 1500 रॉकेट्स दिए। राजेश गुप्ता उत्तेजना से चिल्लाया। वह खुशी में नाचने लगा, उसका मोटा शरीर ऊपर नीचे उछल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 1500 रॉकेट्स उसे मिले हों। अरे वाह, फिर 500 रॉकेट्स दिए। ये कौन सा दानवीर है? अमित सिंह ने आह भरी। राजेश चिल्लाया, मेहनती इंसान, मेहनत की आत्मा, मेहनत का मालिक। थोड़ा रुककर उसने दृढ़ता से कहा, मैं भी भविष्य में एक शानदार मेहनती इंसान बनूंगा। हमेशा पढ़ाई में डूबे मोहन शर्मा दोनों की बातें सुन रहे थे। उसने किताब नीचे रखी और पूछा, ये मेहनती इंसान कौन है? 1500 रॉकेट्स क्यों दिए? अमित बोला, 20 मिनट पहले शार्क लाइव पर मेहनती इंसान दानवीर आया। उसने न सिर्फ शिवानी को 1500 रॉकेट्स दिए, बल्कि मोहिनी को 1000 और छोटी को 500 रॉकेट्स भी इनाम में दिए। कुल मिलाकर 3000 रॉकेट्स। एक रॉकेट 1000 रुपये का, 3000 रॉकेट्स 30 लाख रुपये। क्या 30 लाख का इनाम? मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अंदाजा था कि कुछ बड़ा हुआ होगा, मगर इतना बड़ा। 20 मिनट में 30 लाख। गरीबी ने उसकी कल्पना को सीमित कर दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शार्क लाइव मुख्यालय। महाप्रबंधक ने कहा, एक साथ 3000 रॉकेट्स दिए। शार्क कॉइन के स्रोत की जांच करो। स्रोत सामान्य है, तकनीकी प्रबंधक ने जवाब दिया। ठीक है, हाँ, महाप्रबंधक उत्तेजित हो गया। जल्दी करो, पूरे नेटवर्क पर प्रचार करो। नेटवर्क की गति तेज थी और शार्क लाइव की जानबूझकर की गई प्रचार ने मेहनती इंसान दानवीर को सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। ट्विटर पर वह ट्रेंड करने लगा और अनगिनत लोग उसकी पूजा करने लगे। मगर राहुल शर्मा को इसकी परवाह नहीं थी। वह मोहन, अमित और राजेश के साथ क्लासरूम में था। दोपहर की यह क्लास बुजुर्ग प्रोफेसर की थी। उनकी उबाऊ आवाज और सूखे व्याख्यान से सारे छात्रों की सांसें भारी हो रही थीं। आंखें नींद से बोझिल थीं। मगर अगले ही पल सबके शरीर में जैसे खून का दौरा तेज हो गया। वे सीधे बैठ गए, क्योंकि दरवाजे से प्रोफेसर नहीं, स्वीटी शर्मा आई थीं। आज स्वीटी के बाल ऊंचे बंधे थे। हल्के लाल बैग और लंबी हिप्स कट के साथ वह शाही और खूबसूरत लग रही थी, किसी रानी या राजकुमारी सी। उनका आकर्षण कमरे में एक जादू की तरह फैल गया। प्रोफेसर वर्मा आज व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे उनकी क्लास लेने को कहा। आप बताएं कि प्रोफेसर वर्मा कहाँ तक पढ़ा गए थे, या आपको कहाँ समझ नहीं आया? स्वीटी ने कहा। 20 पेज, संख्या सिद्धांत की बुनियाद, फंक्शन। स्वीटी की बात खत्म होते ही क्लास में चीखें गूंज उठीं। हर छात्र की नजरों में ये स्वीटी से बात करने का सुनहरा मौका था। स्वीटी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं आपको संख्या सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय देती हूँ। आज शुक्रवार था। आमतौर पर छात्र जल्दी क्लास खत्म कर छुट्टी चाहते थे ताकि सप्ताहांत का मजा शुरू हो। मगर आज सब चाहते थे कि यह क्लास धीरे चले, लंबी हो। स्वीटी के साथ कुछ और पल बिताने की चाह हर चेहरे पर थी। मगर समय किसी की इच्छा से नहीं रुकता। एक तेज घंटी के साथ सप्ताह का कोर्स खत्म हुआ। स्वीटी ने किताब समेटी और बोली, आज की क्लास यहीं खत्म। थोड़ा रुककर वह बोली, राहुल जरा यहाँ आओ। राहुल हैरान हुआ, क्या फिर जुड़वां अभाज्य अनुमान पर चर्चा करनी थी? ये सोचते हुए वह धीरे से उठा और स्वीटी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। उसके पीछे सारे सहपाठियों की नजरें जल रही थीं, ईर्ष्या की आग से भरी। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द मिस्ट्री ऑफ ट्रेजर स्टोरी को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।